हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स थ्योरी के इस लेक्चर्स में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस लेक्चर्स में हम लोग आज देखेंगे कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वो कब होमोजेनियस होता है और कब नॉन होमोजेनियस करते हैं, और उस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम भी देखेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल के सेंस में सोल्यूशन कैसे आते हैं। तो इन सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिडर द सिस्टम हैविंग m लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल। ओके, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसके पास n नंबर ऑफ वेरिएबल हैं एंड m नंबर ऑफ इक्वेशन है। सो इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट किया है a11x1 a12x2 प्लस a1n इक्वल टू b1। दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। इस तरह से सेकेंड लीनियर इक्वेशन है a21x1 a22x2 a2n b2। सो इसी तरह से और सारे हैं, और फाइनली जब हम m इक्वेशंस की बात करते हैं तो am1x1 am2x2 amn bm। ओके, सो अब हम इस इक्वेशंस को एक अलग तरह से लिख सकते हैं। इसको हमने x1 सब में से कॉमन लिया, जब इसको एक कॉलम वेक्टर एज्यूम किया कि इसको एक कॉलम वेक्टर में ऐसे लिख सकते हैं और x1 सब में है तो एक बाहर x1 का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका होता है कि अगर ए कोई एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में ऑपरेट हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। सो उस तरह से हमने इसे एक स्पेशल इस तरह से अरेंजमेंट दिया, और इसके बाद फिर इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली a11 a12 a13 a1n a21, मतलब एक मैट्रिक्स बन गया am क्रॉस n का, और x1 x2 x3 xn ये हमारे जो वेरिएबल्स थे n वेरिएबल वो यहाँ आ गए, और दिस इज द फाइनली जो b1 b2 इक्वल वाला इक्वेशन था। तो इस इक्वेशन को हमने कैसे लिख दिया, इस फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, इस मैट्रिक्स के फॉर्म में। सो अब ax इक्वल टू b, इस इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जहां भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, ax इक्वल टू b। ठीक है, अब इसके अंदर दो केस आते हैं, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस कब, व्हेन b इज नल, मतलब b ये जो वेक्टर है ये जब जीरो वेक्टर हो, b क्या हो, जीरो वेक्टर हो। जीरो वेक्टर का मतलब कोई भी इसमें नॉन जीरो एंट्री नहीं होगा, ईच एंड एवरी टपल्स क्या होंगे, जीरो होंगे, तब ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लिए और एक बात और कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को कोफिशिएंट मैट्रिक्स या ऑगमेंटेड या एसोसिएटेड मैट्रिक्स कहते हैं, ऑगमेंटेड नॉट ऑगमेंटेड। सो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, एसोसिएटेड या कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में वो देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास क्या होंगे, कुल अगर सोल्यूशन होगा तो कितना नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, n नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसके पास n नंबर वेरिएबल है। अगर, और इस वेरिएबल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं जब सोल्यूशन आता है, तो x1 x2 एंड सो ऑन xn से। सो अब इसमें दो तरह का हो सकता है सोल्यूशन, या तो सोल्यूशन आए या सोल्यूशन ना आए। ठीक है, तो जब सोल्यूशन नहीं मिलता है किसी इक्वेशंस का, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन n वेरिएबल है, तो कोई सोल्यूशन अगर नहीं मिला उसका, तो उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ सोल्यूशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सोल्यूशन हो, ठीक है, तो उसे हम उस समय क्या कहते हैं, दिस इज अ कंसिस्टेंट। सो अब हम बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। आइए यहाँ पे देखते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे बना था। ये एक मैट्रिक्स था a और x कोई वेरिएबल्स टपल थे, यहाँ x का मतलब है x1 x2 x3 एंड xn, और ये क्या था, b वाला जितना भी पार्ट था वो क्या था, 0 0 था। अब बहुत ही आसान बात है कि ये कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर हम x1 x2 x3 x4 हर जगह पर सिर्फ 0 ही अगर पुट कर दें, ठीक है, तो इस जो रिजल्टेंट है हमको ax इक्वल टू 0 ऐसे मिल जाएगा, जब ये पूरा वेक्टर x क्या हो जाए, 0 वेक्टर हो जाए। सो अब तो इससे हमें क्या मिलता है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ऑलवेज कंसिस्टेंट बिकॉज
क्यों भाई? क्योंकि x इक्वल टू 0 इसके पास एक ऑलवेज सोल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता, इसके पास एक सोल्यूशन हमेशा होगा और वो सोल्यूशन है x इक्वल टू 0। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इससे रिलेटेड है कि इट हैज अ मिनिमम वन सोल्यूशन मस्ट एग्जिस्ट। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास हमने पहले ही कह दिया, उसी बात को दूसरे भाषा में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि इसके पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन के पास एक सोल्यूशन कम से कम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं हो या इनकंसिस्टेंट हो जाए, इट विल बी ऑलवेज कंसिस्टेंट। इन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ट्रिवियल और ऑब्वियस सोल्यूशन। बहुत छोटी सी बात है कि x इक्वल टू 0 को हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि ये हर एक केस में होगा, चाहे कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो। इसके अलावा भी सोल्यूशन आएंगे, ऐसा नहीं कि x इक्वल टू 0 ही सिर्फ सोल्यूशन आएगा सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का, इसके अलावा भी सोल्यूशन आएंगे। लेकिन जब x इक्वल टू 0 आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रिवियल सोल्यूशन। एनी सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन अदर देन x इज नोन एज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। अगर x के अलावे और कोई सोल्यूशन आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ने का एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि जैसे हम लोग अभी तक जो सॉल्व करते आए हैं, क्या कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन देन हाँ सॉल्व कर सकते हैं, 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास यहाँ एक इक्वेशन है, m वेरिएबल है, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो पहले भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं था। तो मतलब कि क्या है कि m इक्वेशन है, n वेरिएबल है, कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे कोई मतलब नहीं। अगर वेरिएबल ज़्यादा हो, इक्वेशन ज़्यादा हो, वेरिएबल कम हो तो कोई बात नहीं है, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ वेरिएबल ज़्यादा और इक्वेशन कम हो तो थोड़ा सा दिक्कत देखने में थोड़ा सा अलग लगता है, अभी तक के जब तक हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आइए एक इक्वेशन देखते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। हमें बताना है कि डज द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉट। ठीक है, मतलब इसके पास 0 के अलावा भी सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। 0 सोल्यूशन अगर x इक्वल टू 0 रख दे और y इक्वल टू भी 0 रख दे, दैट्स इट हैज ए सोल्यूशन। 0 0 तो इसके पास एक सोल्यूशन है, x y का वैल्यू अगर दोनों का हम 0 रख दे, हाँ एक तो सोल्यूशन है। लेकिन अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने चलते हैं तो 2x प्लस 3y को हम क्या लिख सकते हैं? बहुत ईजी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 3/2 माइनस 3/2। यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 3/2। अब हमने क्या किया? y को सपोज कर लिया t, y को क्या सपोज किया? t, और ये t क्या है? t कोई रियल नंबर का मेंबर है, हम फील्ड r पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं इस वाले इक्वेशंस को? x इक्वल टू माइनस 3/2t, x इक्वल टू कितना? माइनस 3/2t। ठीक है, चलिए अब दोनों वैल्यू हमें मिल गए। y इक्वल टू हमने t एज्यूम कर लिया था और x इक्वल टू भी वैल्यू हमें क्या मिल गया? माइनस 3/2t। तो अब x इक्वल टू सोल्यूशन, x का यहाँ मतलब है ऑल टपल, एक्स वाई कहें या x1 y2 कहें, तो यहाँ जो सोल्यूशन हमें मिला क्या मिला? माइनस 3/2t एंड t। क्या? माइनस 3/2t एंड t। अब कहिए ये कैसा सोल्यूशन है भाई? यहाँ t कहाँ का है? रियल नंबर का है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आप अगर रखिएगा कहाँ? इस इक्वेशन में तो ये 0 देगा, लेकिन सिर्फ वही वैल्यू रखने से नहीं देगा। अब आपके पास पूरा रियल नंबर, जितना रियल नंबर में अनकाउंटेबल्स मेंबर हैं उतने सोल्यूशन आपके पास आ गए, इन्फिनाइट सोल्यूशन आ गए। और इन्फिनाइट सोल्यूशन क्या हो गया? अगर आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सोल्यूशन, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो -3। जब इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 और 1 में, तो आपके पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा? -3 और 2। ये भी सोल्यूशन होगा, आप करके देख सकते हैं। यहाँ t के 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 2.5 रख सकते हैं, √2 रख सकते हैं। ये सारे सोल्यूशन हो जाएंगे किसके? इस इक्वेशंस के। ठीक है, तो इसके पास कितने सोल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो इससे नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन की, और वहाँ और इसे बहुत अच्छे से देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।